हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। सोशल इशू के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रामीण संरचना या रूरल स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही भूमि सुधार और सहकारिता से संबंधित कुछ टॉपिक्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है ग्रामीण संरचना या रूरल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रूरल स्ट्रक्चर या बस्तियों का या ग्रामीण संरचना का निर्माण किस तरह से होता है। अब किसी भी क्षेत्र में यदि व्यक्ति होते हैं तो उनकी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। तो व्यक्तियों में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ आचार व्यवहार सुनिश्चित कर दिए जाते हैं और लोगों के इन आचार व्यवहारों से सामाजिक व्यवहार सुनिश्चित होता है। और जब विभिन्न व्यक्ति सामाजिक व्यवहार के अनुरूप ही परस्पर अंतरक्रियाएं करते हैं तो यह सामाजिक इकाइयों जैसे समूह, समुदाय और संस्थाएं आदि को जन्म देता है। और यही सामाजिक इकाइयां आगे एक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं और इस ढांचे को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर 75% से अधिक जनसंख्या कृषि पर डिपेंड होती है, वहां इस ढांचे को ग्रामीण सामाजिक संरचना कहा जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो बस्तियां या निवास पद्धति है यह 3 रूपों में होती है। पहला होता है सकेंद्रित बस्तियां। इसमें क्या होता है कि एक तरफ किसी क्षेत्र में घरों का सघन समूह होता है और दूसरी तरफ चारों ओर खेत पाए जाते हैं। सकेंद्रित बस्तियां सामान्यतः मैदानी भागों में पाई जाती हैं और कुछ कुछ स्थानों में खेतों में छोटे मोटे घर भी देखने मिलते हैं जिन्हें पुरवा कहा जाता है। आगे बस्तियों का अगला प्रकार है बिखरी हुई बस्तियां। ये सामान्यतः केरल, बंगाल का डेल्टा क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र में देखने मिलते हैं। इसमें तंग और कम चौड़ाई वाले निवास पाए जाते हैं। मकान सामान्यतः कतार में होते हैं और 2 मकानों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। बस्तियों का अगला प्रकार है वासभूमि बस्तियां। इसमें 2 या 3 घरों का समूह मात्र होता है। यह सामान्यतः गुजरात का उच्च भूमि क्षेत्र, हिमालय की निचली पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वतमाला में पाए जाते हैं। तो इस तरह ग्रामीण संरचना में सकेंद्रित बस्तियां, बिखरी हुई बस्तियां और वासभूमि बस्तियों के रूप में 3 रूपों में व्यक्ति निवास करते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण शक्ति संरचना के बारे में। तो प्रारंभ में क्या होता था कि शक्ति संपन्न वर्ग होते थे भूस्वामी और उच्च जाति के लोग, और इन्हीं के माध्यम से सामान्यतः विवादों का निपटारा भी किया जाता था। और शक्तिहीन वर्ग के अंतर्गत भूमिहीन निम्न जाति के व्यक्ति आ जाते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह सिनेरियो बदलता हुआ प्रतीत हुआ, जहां पर जमींदारी प्रथा उन्मूलन, भूमि पुनर्वितरण, कृषि क्षेत्र में नवीन मध्यम वर्ग का उदय और लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से अपने नेता का चयन करना, ये सारे सकारात्मक कार्य देखने मिले। लेकिन अभी भी कुछ हद तक सामाजिक संरचना की यदि बात करें तो ग्रामीण संरचना में बहुत सी समस्याएं देखने मिलती हैं, जैसे कि परिवार, वंश परंपरा और नातेदारी व्यवस्था का होना, जाति व्यवस्था का होना, जजमानी व्यवस्था, ग्रामीण शक्ति संरचना, ग्रामीण स्वायत्तता का मुद्दा और ग्रामीण बस्तियां या सामुदायिक स्तर का समान ना होना। ये सभी ग्रामीण संरचना से संबंधित समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं के निराकरण के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार, हरित क्रांति, कृषि का स्त्रीकरण आदि जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अब हम जो ग्रामीण शक्ति संरचना की बात कर रहे थे उसमें हमें किस तरह से लोकतंत्र के आने के बाद परिवर्तन देखने मिलता है उसकी बात करते हैं। यह परिवर्तन सामान्यतः हमें 4 चरणों में देखने मिला। तो लोकतंत्र की स्थापना के बाद पहला चरण आया जिसमें लोगों को अपने नेता चुनने की स्वतंत्रता मिली। तो लोगों ने उसे अपना नेता चुना जो व्यक्ति सहनशील हो और समझौतावादी हो। इसीलिए लचीले नेता का चुनाव किया गया और इससे अंतराजाति और अंतरजाति परिवर्तन भी देखने मिले। फिर अगला चरण आता है जिसके अंतर्गत सत्ता में व्यक्तिगत चाहत बढ़ने लगी अब, और सत्ता में अधिकार प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों में गुटबंदी को बढ़ता हुआ देखा गया, जिसके चलते एक पर्टिकुलर जाति में परिवर्तन या अंतराजाति परिवर्तन देखने मिलता है। फिर आता है तीसरा चरण। इसमें क्या हो रहा था कि अब व्यक्तियों की ग्रामीण शक्ति संरचना में भागीदारी बढ़ रही थी।
इसी के चलते संभ्रांत जाति के लोग भी समझ रहे थे कि उन्हें भी अपना स्वभाव कठोर या रिजिड ना रखते हुए लचीला करना होगा ताकि वे सत्ता में आ सकें। इसी के चलते तृतीय चरण में जाति वर्ग से हटते हुए संभ्रांत जाति के लोगों में भी लचीलापन देखने मिलता है, जिससे सत्ता प्राप्ति में प्रतियोगिता का स्तर भी बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद लोकतंत्र के प्रभाव का चौथा चरण आता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के संस्थाकरण को दर्शाता है। इसमें महिलाओं और निम्न जाति को प्रतिनिधित्व देते हुए उनके आरक्षण की बात की जाती है, जिससे कि इस वर्ग को ग्रामीण शक्ति संरचना में अपने योगदान देने का मौका प्राप्त होता है। तो ये सारे चरण थे जो दर्शाते हैं कि लोकतंत्र के आने के बाद ग्रामीण शक्ति संरचना में किस तरह से विभिन्न चरणों में विभिन्न स्टेप्स में परिवर्तन देखने को मिला। चलिए अब आगे जानते हैं कि ग्रामीण स्वायत्तता का मुद्दा क्या है। तो मैटकॉफ के अनुसार भारत के गांवों का स्वरूप कुछ इस तरह है कि गांव मोनोलिथिक हैं या एकास्मी हैं, मतलब कठोरता को अपनाए हुए हैं। एटोमिस्टिक या कूप मंडुक की तरह हैं जो स्वयं में ही आत्मनिर्भर हैं, जिसके चलते भारतीय गांव लघु गणराज्य के रूप में कार्य करते हैं। वे आपस में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बाहर से संपर्क बहुत कम रखते हैं। इस तरह भारतीय गांवों के बारे में मैटकॉफ कहते हैं कि शासकों के बदलने पर भी गांवों का स्वरूप कभी नहीं बदलता। लेकिन आगे विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से पता चला कि भारतीय गांव कभी गणराज्य स्वरूप में थे ही नहीं। मतलब ये स्वयं में आत्मनिर्भर तो थे, लेकिन बाहरी क्षेत्रों से इनका संपर्क भी था। ये बाहरी क्षेत्रों में प्रवचन, वैवाहिक संबंध, प्रशासनिक संबंध आदि से जुड़े होने के साथ साथ प्राचीन काल से ही इनमें अंतर क्षेत्रीय और अंतर ग्रामीण व्यापार भी होता था तथा आर्थिक, जाति संपर्क और तीर्थ स्थान भी मौजूद थे। अब समय बीतने के साथ साथ गांव में भी परिवर्तन होते चले आ रहे हैं, जिसमें शहरी मजदूर अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन के चलते गांव में अपने परिवार को पैसे पहुंचाते हैं। और वर्तमान परिदृश्य में तो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी गांवों की जमीन पर ही होने लगा है तथा श्रमिक गांव में बसने भी लगे हैं। और इसी के साथ साथ महानगरों के विकास क्रम के चलते आसपास के गांव भी महानगरों में ही समाहित हो जाते हैं और उनकी एक कॉलोनी या बस्ती के रूप में विकसित होते हैं। तो ये सारी बातें ग्रामीण संरचना से संबंधित थी। अब अगला टॉपिक लेते हैं, जो कि है भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स। तो भारत के संदर्भ में ना भूमि सुधार के लिए 3 तरह के उपागम देखे गए हैं, जिसमें पहला आता है अनुनय विनय उपागम, जिसके तहत विनोबा भावे का भूदान आंदोलन होता है। लेकिन यह अनुनय विनय उपागम उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि व्यक्तियों ने इस आंदोलन के तहत भूमि का दान तो किया, लेकिन अधिकतर ने उन भूमियों को दान किया जो स्वयं उनके कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके बाद दूसरा उपागम देखने मिला नक्सलवाड़ी उपागम, लेकिन इसने अब अपने बिल्कुल ही अलग स्वरूप को धारण कर लिया है, जो कि बिल्कुल भी मान्य या एक्सेप्टेड नहीं है। तीसरा उपागम आता है अमूलचूल परिवर्तन उपागम। तो इस तरीके के बारे में ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमूलचूल परिवर्तन के अंतर्गत कुछ इस तरह के उपाय आते हैं। पहला, बिचौलियों का अंत करना। दूसरा, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत लगान पर नियंत्रण, धारण व्यवस्था में सुधार और काश्तकारों को जमीन का अधिकार देना। इसके अलावा भूमि हदबंदी या सीमाबंदी करना, भूमि चकबंदी तथा भूमि आलेख आदि आ जाते हैं। अब जब भूमि सुधार में ये सारे उपाय किए गए तो जानते हैं कि इनका परिणाम क्या हुआ। बात करें सकारात्मक परिणामों की, तो भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हुई, कृषक भी अब शिक्षित होने लगे, उनकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी और राजनीतिक रूप से वे सक्षम भी हुए। अब कृषि में बदलाव आया तो जातिगत असमानता और भेदभाव में भी कमी आई, साथ ही ग्रामीण शक्ति को बल भी मिला। और जब ग्रामीण क्षेत्र शक्तिशाली हुए तो विभिन्न भूमाफियों के विरुद्ध आंदोलन भी देखने मिले, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की सुदृढ़ता को दर्शाता है। अब इन सकारात्मक परिणामों के साथ साथ कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। वे क्या थे? तो नकारात्मक परिणामों के अंतर्गत भूमि के रूप में बेनामी संपत्ति को बढ़ावा मिला, भूमिहीनों को बंजर या कम उपजाऊ भूमि ही प्राप्त हुई, साथ ही नक्सलवाद जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ा और एक आंकड़े के अनुसार कृषि के प्रति उदासीनता भी देखने को मिली, जिसमें
1975 के समय में जहां 66.8% तक जहां ग्रामीण कृषि आय देखने मिलती थी, तो वहीं यही ग्रामीण कृषि आय 2010 में घटकर 50% पर आ गई। अब आगे देखते हैं कि भूमंडली के कारण भूमि सुधार में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिला है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रोवाइड की जाने वाली सब्सिडी को विकासशील देशों के लिए 10% और विकसित देशों के लिए 5% तक निर्धारित किया है। अब यह सब्सिडी भी विवाद का मुद्दा रही है, क्योंकि यह दी जाने वाली सब्सिडी दो तरह की होती है। एक है आउटपुट सब्सिडी, जो कि यूएसए प्रदान करता है अपने किसानों को, जो कि उनके फाइनल प्रोडक्ट पर होती है। और सब्सिडी का दूसरा प्रकार आता है इनपुट सब्सिडी, जो कि किसानों को भारत में प्रदान की जाती है। और भारत में किसानों को बीज, खाद, मशीन और कीटनाशक जैसे कारकों में इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सब्सिडी के अलावा भी भूमंडलीकरण ने अन्य रूपों में भी कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। जैसे कि पहले किसान ऋण के लिए असंगठित क्षेत्रों या महाजनों पर डिपेंड होते थे, लेकिन समय के साथ भी ऋण प्राप्ति में परिवर्तन देखने मिला है। जैसे कि 1960 में संस्थागत या बैंक से ऋण सिर्फ 9% लिया जाता था किसानों के द्वारा, लेकिन वहीं 1984 में यह ऋण बढ़कर 63% हो गया और अब लगभग 80% किसान संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ही ऋण प्राप्त करते हैं। अब इसके अलावा भूमंडलीकरण के चलते ही कॉरपोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी मुद्दे सामने आते हैं और साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी मुद्दा देखा गया है। अब हम जब भूमि सुधार की बात कर रहे हैं तो हरित क्रांति के बारे में भी जान लेते हैं। अब 50s के दशक से पहले सिनेरियो यह था कि जनसंख्या ज़्यादा थी और खाद्यान्न में कमी थी। तो फिर आते हैं MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति की बात करते हैं। हरित क्रांति के चलते उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई प्रणाली और मशीनें प्रोवाइड की जाती हैं कृषि क्षेत्र में। लेकिन यह जो हरित क्रांति थी, यह विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग प्रभाव दिखा रही थी और इसने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ कुछ ही अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया। मतलब इसका प्रयोग संपूर्ण भारत में नहीं किया जा सका। अब पहली हरित क्रांति के परिणाम की बात करें तो सकारात्मक परिणामों में उत्पादकता बढ़ी, गरीबी और भुखमरी में कमी आई, आर्थिक स्तर बढ़ा, GDP में कृषि का योगदान बढ़ा। साथ ही आर्थिक स्तर बढ़ने से शिक्षा में वृद्धि और राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी। लेकिन साथ ही इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी दिखाई दिए, जैसे बटाईदारों की स्थिति बहुत कमज़ोर हुई, उर्वरकों कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि का जल स्तर गिरने लगा और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता में कमी आई। साथ ही वृहद वर्ग विभाजन भी देखने मिला, मतलब बड़े किसानों और छोटे किसानों के मध्य खाई बढ़ती चली गई और इसी के चलते कृषक संघर्ष भी सामने आए। तो ये सारे परिणाम निकले पहली हरित क्रांति के चलते। अब पहली हरित क्रांति के नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए ही द्वितीय हरित क्रांति आती है और सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी के अधिक प्रयोग, लैंगिक समानता, हरित क्रांति के सार्वभौमिकरण मतलब संपूर्ण भारत में लागू करना और फसल बीमा योजना आदि जैसे कार्य भी किए गए। और इसका परिणाम यह हुआ कि फर्स्ट हरित क्रांति के जो नकारात्मक परिणाम थे उन्हें बहुत हद तक कम किया गया। अब बात करते हैं सहकारिता या कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव्स का अर्थ ही होता है पारस्परिक सहयोग करना। तो सहकारी आंदोलन के चलते सहकारी समिति अधिनियम 1904 पारित किया गया। अब सहकारिता का उद्देश्य ही किसानों को साहूकारों और जमींदारों के ऋण जाल से मुक्त कराना था और विभिन्न कोऑपरेटिव्स के विभिन्न सिद्धांतों या विभिन्न लक्षणों में उनके सदस्यों में समानता का होना और प्रबंधन में लोकतांत्रिक नियमन का होना आवश्यक होता है। मतलब आप कहीं भी कोई भी सहकारी समिति देखेंगे तो उसमें सदस्यों में समानता होगी और प्रबंधन में लोकतांत्रिक नियम होंगे। यह सहकारी समिति की विशेषता ही होती है। अब विभिन्न क्षेत्रों में समय के साथ साथ विभिन्न सहकारी समितियों ने जन्म लिया। जैसे सहकारी साख समिति ऋण संबंधी कार्य करती है, तो वहीं औद्योगिक सहकारी समिति MSMEs के लिए कार्य करती है। सहकारी कृषि समिति कृषिगत ज़रूरतों को पूरा करती हैं,
तो वहीं उपभोक्ता सहकारी समिति दैनिक उपभोग की सामग्रियों को उपलब्ध कराती हैं। आगे आवास सहकारी समिति और बहुउद्देशीय जनजाति सहकारी समिति भी अपने अपने क्षेत्रों में संलग्न हैं। अब आज के लेक्चर में हम ग्रामीण संरचना की बात कर रहे हैं, तो भारत में सहकारी कृषि के बारे में बात करते हैं। तो भारत में सहकारिता कृषि को समर्थन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए बड़े किसान या जमींदार इसलिए मान गए थे क्योंकि उन्हें भूमि सुधार से बचना था, और छोटे किसान या मध्यम किसान इसलिए पक्षधर थे कोऑपरेटिव फार्मिंग के क्योंकि फिर उन्हें जमीन अधिग्रहण होने का डर नहीं होता। तो ये तो हो गई पुरानी बात। अब बात करते हैं कि आज सहकारी कृषि की कितनी संभावना है भारत में। तो कंप्यूटराइजेशन के युग में अब भूमि आलेख का रिकॉर्ड रखना आसान और सुदृढ़ हो चुका है, जिसके चलते जालसाजी की संभावना भी बहुत कम है। साथ ही बेनामी संपत्ति नियम भी कॉर्पोरेट फार्मिंग में सहायता प्रदान करता है, और इसके माध्यम से हरित क्रांति भी पूरे देश में लागू की जा सकती है, और ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान भी आसानी से उपलब्ध है। इन सब बातों के चलते सहकारी कृषि की संभावना बहुत बढ़ जाती है भारत में। अब कोऑपरेटिव्स के कुछ उदाहरण की बात करें तो इसका एक उदाहरण है सहकारी चीनी मिल। यह महाराष्ट्र में बहुत सफल हुई है, और साथ ही साथ गुजरात में अमूल ने भी सहकारी दुग्ध उत्पाद के संबंध में बहुत प्रोग्रेस की है। अब इन कोऑपरेटिव संस्थान की सफलता का मुख्य कारण है कि इन्होंने सदस्यों की समस्याओं को उनके आर्थिक लाभ से जोड़कर देखा। साथ ही जातिगत और धार्मिक वैमनस्यता लगभग समाप्त करते हुए सभी में समानता का व्यवहार रखा, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को भी विशेष बल दिया। और इसीलिए ही गुजरात के आनंद में 6000 महिलाएं सेवा के प्रयासों से अभी भी कार्यरत हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनकी विशेषता क्या होती है। तो इनमें सदस्य स्वैच्छिक रूप से अपना योगदान देते हैं, और इनका कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए ये एक साथ कार्य करते हैं। और सामान्यतः कोऑपरेटिव्स में सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल बेनिफिट, कॉमन बेनिफिट आदि जैसे कुछ प्रगतिशील तथ्य देखने मिलते हैं। और हर सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन प्रॉफिट तथा हेल्पफुल नेचर के रूप में अपने मोटिव को लेकर काम करती है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वैधानिकता की बात करते हैं, मतलब संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 43B के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और संविधान का भाग 9 का क्लॉज बी आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। और इसी के तहत इसकी सदस्य संरचना का भी प्रावधान किया गया, और इन मेंबर्स में 18 सदस्यों के अलावा एक सदस्य शेड्यूल्ड कास्ट का, एक सदस्य शेड्यूल्ड ट्राइब का, और एक सदस्य महिला होने के साथ साथ इसमें कुल 21 सदस्य होने चाहिए। और इनका जो टाइम पीरियड होगा वह 5 साल के लिए होगा। अब आगे संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज राज्य का विषय है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं जनजाति समुदाय या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का ना एक सामुदायिक स्तर होता है, मतलब ये विशिष्ट क्षेत्र में निवास करते हैं, इनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, एक विशिष्ट भाषा का यह प्रयोग करते हैं, और साथ ही विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक स्तर में निवास करते हैं। और सामान्यतः देखा जाता है कि यह अपने धर्म के रूप में टोटेमवाद या फिर आत्मावाद को मानते हैं। टोटेमवाद का अर्थ होता है पूर्वजों की पूजा करना, और आत्मावाद का अर्थ होता है भूत प्रेत की पूजा करना। अब जनजातियों के बारे में औपनिवेशिक काल से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जनजातियों के प्रति उनके शुरुआती दौर में तो अलगाव की नीति अपनाई थी, मतलब उनसे ज़्यादा संबंध नहीं रखा था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को पता चलता गया कि जनजातीय क्षेत्रों में ही अत्यधिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो उन्होंने अपनी नीति को परिवर्तित करते हुए जनजातियों से एकीकरण की नीति अपनाना शुरू कर दी। लेकिन इन नीतियों में भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। जैसे ही इनका संबंध जनजातियों से बढ़ रहा था, तो उसमें विस्थापन का मुद्दा उत्पन्न हो रहा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार जनजातीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती थी
और उन्हें मुआवजा नहीं देती थी, जिसके चलते इनमें भुखमरी और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। साथ ही भूमि अपवर्तन का भी मुद्दा था, जिसके चलते सेठ साहूकारों द्वारा जमीन को हड़पना, वेश्यावृत्ति का बढ़ना और मातृ शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का होना, ऐसे कुछ प्रभाव देखने मिल रहे थे। साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों को भेजकर जनजातियों के धर्म परिवर्तन का प्रयास भी किया जा रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते उनके मूल आवास भी नष्ट हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स का जनजातियों के साथ इस एकीकरण की नीति को अपनाना बहुत सी समस्याओं को सामने लेकर आया था, जिसके चलते जनजातियां बहुत परेशान हुई और उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। और यह जो सारे विद्रोह हुए थे उसके बारे में मैंने एक सेपरेट लेक्चर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बना दिया है। यदि आपको वह लेक्चर देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हाँ, तो जब ये विद्रोह हुए तो ब्रिटिशर्स को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा और आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने एकीकरण के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसके तहत 1874 में एक एक्ट पारित किया गया और जनजातियों को उनके संसाधनों पर अधिकार दिया गया। तो ये सारी बातें तो थी औपनिवेशिक नीतियों की। अब जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जनजातियों के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई गईं। तो स्वतंत्रता के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है, जिसके तहत जनजातीय विकास खंड की स्थापना की बात की जाती है, लेकिन यह कार्यक्रम असफल हो जाता है। इसके बाद आता है ढेबर आयोग। इसकी सिफारिशों के आधार पर जनजातीय उपयोजना को सामने लाया जाता है, जिसका लक्ष्य होता है कि विभिन्न ट्राइबल्स और गैर ट्राइबल्स ग्रुप के बीच की दूरी कम करना, मानव विकास करना, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ विभिन्न विकास नीतियों को लागू करना। अब इस जनजातीय उपयोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियान्वयन किए जाते हैं, जिसके तहत हमें मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच और प्रिमिटिव ट्राइबल प्रोजेक्ट जैसे कार्य देखने मिलते हैं। बात करें माडा या फिर मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच की, तो ये प्रोजेक्ट उन एरिया में अप्लाई किया गया था जहां पर 10,000 की जनसंख्या हो और उस जनसंख्या का 50% भाग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हों। अब माडा के लिए 277 क्षेत्रों का चयन किया गया था। यह योजना इसलिए लाई गई थी ताकि जो जनजातियों और नौकरशाहों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता व्याप्त है उसे समाप्त किया जा सके, लेकिन यह अप्रोच पूरी तरह से असफल हो गई। अब इसी का दूसरा भाग भी था प्रिमिटिव ट्राइबल प्रोजेक्ट, जिसे केवल आदिम जनजाति क्षेत्र में लागू किया गया था, जिसके तहत 75 क्षेत्र आते थे। ये उस तरह के क्षेत्र थे जो पुरानी कृषि पद्धतियों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे और जिनमें अवरुद्ध और कम जनसंख्या होने के साथ साथ संपूर्ण निरक्षरता भी होती थी। तो ऐसे 75 एरियाज में प्रिमिटिव ट्राइबल प्रोजेक्ट अप्लाई किया गया, लेकिन यह भी माडा की तरह ही असफल रहा। अब इन दोनों प्रोजेक्ट की असफलता के बाद भारत सरकार ने 1996 में पेसा एक्ट लेके आया, जो था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। अब इसके तहत शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए विभिन्न कार्यों को पंचायतों को दे दिया गया और पंचायतों को इसके लिए स्वायत्तता भी दी गई अनुसूची 5 के अंतर्गत। अब इन सब प्रावधानों के अलावा जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं जनजातियों के लिए, जितनी भी एजेंसीज हैं और जितने भी अधिनियम लाए गए हैं, वे सारे हमने पहले ही सोशल जस्टिस के लेक्चर में देख चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इसी पॉइंट पर ग्रामीण संरचना से संबंधित हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।